अमेरिका महाद्वीप के बारे में आज अध्ययन करेंगे और देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं, क्योंकि ये महाद्वीप अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले भी इससे क्वेश्चन आते रहे हैं और इधर बीच भी इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। इसके एक एक देश आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है ये त्रिभुज के आकार का पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है ये मिश्रित प्रजातियों का एक महाद्वीप रहा है और ये सबसे पहले जिसे कहते हैं यहाँ पर जब अमेरिकन जो मिश्रित प्रजातियाँ यहाँ पर हैं वो अमेरिकन हैं, इंडियन हैं, अश्वेत हैं, यूरोपियन हैं, तो ये सब मिश्रित प्रजातियों का एक महाद्वीप ये बना हुआ है। तो इन प्रजातियों से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप क्योंकि महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको भी दो लाइन में हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या होता है। क्योंकि दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप जो है ये मिश्रित प्रजातियों का एक महाद्वीप है, तो इसमें जो है इंडियन और यूरोपियन जब ये इनका मिश्रण हुआ तो इससे आपका मेस्टिजो प्रजाति बनती है। जब मुलाटो प्रजाति जो रहती है ये अश्वेत और यूरोपियन के मिश्रण से बनी हुई है, और जब जैम्बो कहते हैं तो अश्वेत और इंडियन से बना हुआ है। हालांकि ये इंडियन ये मेस्टिजो और मुलाटो और जैम्बो इससे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन तब भी जो है आप इस चीज को जान जाएं। तो यहाँ पे जैम्बो अश्वेत और इंडियन से हैं, मुलाटो ये अश्वेत और यूरोपियन से हैं, और मेस्टिजो जो हैं ये इंडियन और यूरोपियन के मिश्रित जाति है। अगर इन तीनों में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी आपकी जाति पाई जाती है यहाँ पर, तो वो आपकी मेस्टिजो ये सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पाई जाती हैं। इस महाद्वीप में क्योंकि भूमध्य रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा भी इस यहाँ से गुजरती है, तो इसके वजह से इसकी एक भौगोलिक छवि जो रहती है एक दूसरे टाइप की बन जाती है। तो यहाँ पे जो सारे देश हैं उन देशों की अपनी अलग अलग जो विशेषताएं होती हैं, एक बार हम उनका भी अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जरा इसकी भौतिक संरचना के बारे में देख लेते हैं। ये जो आपका अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके आपके पश्चिम में यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है। अभी जो एंडीज पर्वतमाला है तो ये पर्वतमाला की वजह से इसकी जो भौतिक छवि है ये थोड़ा अलग टाइप से बन जाती है। पूरे महाद्वीप को ये एक अलग छवि ही प्रदान कर देता है। तो ऐसे में जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हम देखते हैं कि ये कितने इसके भौतिक प्रदेश हैं, तो मोटे तौर पे इसे 4 भौतिक प्रदेशों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है ये पश्चिम पर्वतमाला है, और पश्चिम पर्वतमाला को ही हम एंडीज पर्वतमाला भी कहते हैं। ये पूरे दुनिया की, पहला क्वेश्चन यही बनता है, पूरे दुनिया की ये सबसे लंबी पर्वतमाला श्रेणी है। तो जो सबसे लंबी पर्वतमाला है तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है, इसकी जो लंबाई आपकी है वो लगभग 7200 किलोमीटर के करीब है। यहाँ पे 4 पर्वतों का क्रम कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है जो कि रॉकीज पर्वतमाला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय पर्वत और आपका जो है रॉकीज पर्वतमाला। तो रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और आपका हिमालय पर्वत, इनका क्रम लगाने को कहता है। तो सबसे लंबी पर्वतमाला जो है आपकी एंडीज पर्वतमाला है, उसके बाद रॉकीज है, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और उसके बाद आपका हिमालय पर्वत है। तो ये 4 आपके पर्वतों के क्रम हैं, तो इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब इसके भौतिक प्रदेश के बारे में आते हैं तो ये 4 भौतिक प्रदेश जो बताए गए हैं, जो पश्चिम पर्वतमाला है ये पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, और इसी पर्वतमाला पर, इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो अकांका गुहा है, जो 6960 मीटर की ऊंचाई है, ये यहाँ पर पाई जाती है। और इस पर्वतमाला के बीच में अंतःपर्वतीय पठार भी पाए जाते हैं। तो अंतःपर्वतीय पठारों में आपका बोलिविया का पठार ये विशेष रूप से पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आपके इस पर्वतमाला से जो है 2-3 मोटे मोटे क्वेश्चन ये निकल के आ रहे हैं। अभी आगे भी जब हम अलग अलग देशों का अध्ययन करेंगे तो हम सब देखेंगे, लेकिन अभी जो 4 भौतिक प्रदेश हैं पहले क्रम से हम उनको देख लेते हैं। दूसरा जो भौतिक प्रदेश इसका आता है मध्यवर्ती मैदान आता है। ये जो मध्यवर्ती मैदान है ये आपके एंडीज पर्वत और आपकी जो उच्च भूमि का क्षेत्र है, तो एंडीज पर्वतमाला और उच्च भूमि का क्षेत्र का ये बीच का जो एरिया होता है, इस बीच के एरिया में आप नक्शा खोल के सामने बैठ जाइए, क्योंकि नक्शे से मैं बोलता रहूंगा, थोड़ा नक्शे से आप देखते रहेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो जो आपका ओरोनिको की घाटी है जो आपके वेनेजुएला में इधर पड़ती है, ओरोनिको की घाटी, अमेजन बेसिन और लाप्लांटा का जो क्षेत्र है, तो इसमें जो आपका ये ओरोनिको है, अमेजन है और पराना, पराग्वे, जो ये नदियों का क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती मैदान की संज्ञा देते हैं। तो मध्यवर्ती मैदान जो है ये आपकी एंडीज और पूर्वी उच्च भूमि का बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। इसमें जो आपका अमेजन बेसिन आता है, अमेजन बेसिन की वही विशेषता है जो कांगो बेसिन की है, और कांगो बेसिन का जो क्षेत्र आपका है, कांगो बेसिन जिसे जायरे आप कहते हैं,
उससे लगभग 2 गुना बड़ा क्षेत्र जो है आपका ये अमेजन का क्षेत्र आता है। और ऐसे में जल मात्रा की दृष्टि से ये अमेजन नदी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक माना जाता है। जल मात्रा की दृष्टि से पूरी दुनिया में अमेजन सबसे बड़ी नदी है, लेकिन जब लंबाई में पूछते हैं तो आप नील नदी को सबसे लंबी नदी कहते हैं। और तीसरा प्रदेश जो आता है पूर्वी उच्च भूमि का आता है। ये पूर्वी उच्च भूमि में कौन कौन सा हिस्सा आता है? जो यहाँ पे आप आएंगे वेनेजुएला के पूरब में, यहाँ पे ग्याना है, सुरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है। तो ये जो आपका गुयाना वाला क्षेत्र जो आता है, और गुयाना वाला क्षेत्र के साथ ही जो ब्राजील का पठारी क्षेत्र है, तो इसके पूरे क्षेत्रों को हम जो है किसमें रखते हैं? पूरब उच्च भूमि में रखते हैं या पूर्वी उच्च भूमि में रखते हैं। तो ये प्राचीनतम चट्टानों के साथ आपके नवीन लावा के प्रवाह से निर्मित क्षेत्र है और रियो डी जेनेरो यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो रियो डी जेनेरो है। इसके बारे में अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। और चौथा प्रदेश जो इसका आता है वो है तटीय पट्टी। तो तटीय पट्टी जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ये जो आपका अमेरिका महाद्वीप का पूरा पश्चिम का हिस्सा है, इसका जो पतली सी सकरी पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये फैला हुआ है, इसे हम किस में रखते हैं? इसे तटीय पट्टी में रखते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका के जो 4 भौतिक प्रदेश होते हैं वो आपका पश्चिम का पर्वतमाला है, मध्यवर्ती मैदान है, पूर्वी उच्च भूमि है और तटीय पट्टी है, जो आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब इनमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले आपके भूमध्य रेखा से और मकर रेखा से कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य रेखा जो इक्वेटर लाइन है ये किन किन देशों से होकर गुजरता है? तो ये आपके यहाँ पे इक्वेडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील, ये 3 देशों से गुजरता है। लेकिन जब मकर रेखा पे हम आते हैं तो मकर रेखा में ये चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे और ब्राजील, ये 4 देशों से गुजरता है। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो रेखाएं हैं किन किन देशों से होकर गुजरती हैं। ये अक्सर कंफ्यूज करता है कि जो आपका भूमध्य रेखा है ये वेनेजुएला आपका चौथा ऑप्शन देगा, तो ध्यान रखिएगा वेनेजुएला से ये आपका नहीं गुजरता है। इस पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे। अब इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी इसके देश हैं, चाहे वो ब्राजील है, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, उरुग्वे है, वेनेजुएला है, ये सब देशों की राजधानियां आप पढ़ लीजिएगा। इन राजधानियों से क्वेश्चन आए दिन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनकी राजधानी किसी भी कीमत पे आप इसे अच्छे से रट लें, क्योंकि किसी भी हर 1-2 एग्जाम के अंतर पे कहीं ना कहीं 1-2 साल के अंतर पे पीसेस में ही ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो इनको भी हम लोग ध्यान देंगे। जितने भी देश आपके यहाँ पर हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील, इन सारी की राजधानी जो है ये हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला देश जो हम लोग उठा रहे हैं वो है ब्राजील। अब ब्राजील से हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो ब्राजील में अमेजन बेसिन है। अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है, ये अमेजन बेसिन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर है। अब भूमध्य रेखा की विशेषता होती है ऊंचा ताप और ऊंचा वर्षा। तो ऊंचा ताप और ऊंचे वर्षा की वजह से यहाँ भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, तो जलवायु कौन सी हो जाएगी? यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। अब भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की जो विशेषता होती है, यहाँ तापमान बहुत ऊंचा होता है और यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। तो ताप और वर्षा बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे बड़े सघन वन पाए जाते हैं, और बहुत सघन वन जो पाए जाते हैं, ये सघनता इतनी ज़्यादा होती है कि सूर्य का प्रकाश भी धरती पर नहीं आ पाता है। और यहाँ पर घने जंगल जो होते हैं, प्रकाश पाने की होड़ में इन वृक्षों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये जो जंगल होते हैं ये आर्थिक दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण तो होते नहीं हैं, क्योंकि जलावन लकड़ी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी लकड़ियाँ तापमान ज़्यादा होने से ये कड़ी हो जाती हैं। तो जितनी भी घर के सामान वगैरह होते हैं, आप बेड हो गया, कुर्सी हो गया, मेज़ हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, तो ये हम नहीं, टिम्बर के जो सामान होते हैं वो हम इससे नहीं बना सकते हैं। कारण क्या है? तापमान ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी कठोर हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो वन होते हैं ये जलवायु की दृष्टि से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ बहुत रहती है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन ये बाकी जो टिम्बर के सामान बनाने के लिए ये लकड़ियाँ उतने उपयोगी नहीं आती हैं। और जंगल इतने सघन होते हैं कि वृक्षों को काट के वहाँ से खींच के निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे बांस का पौधा है और बांस के पौधे से अगर एक आध बांस को काटिए और खींच के निकालने में जो मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा ही कुछ आपके इन जंगलों का हाल रहता है, क्योंकि जंगल इतने सघन रहते हैं। और नदियाँ भी आपकी जो अमेजन बेसिन है या अमेजन नदी है, ये अमेजन नदी की इतनी शाखाएँ हैं कि पूरा क्षेत्र जो है आपका पानी से भरा रहता है। तो इनमें प्रवेश करना भी मुश्किल होता है। वृक्ष जो है
काफ़ी इसकी टहनियाँ जो हैं नीचे होती हैं। अगर आप नाव या बोट लेकर जाते भी हैं तो लकड़ियाँ इतनी नीचे नीचे रहती हैं, इनकी जो डाल होती है वो इतनी नीचे होती है कि आपको मशीन लेके जाना पड़ता है, उनको काटते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं ये जंगल कितना सघन होता है, तो इसको भी ध्यान देंगे। तो पहली विशेषता क्या जाती है अमेजन बेसिन की कि ऊंचा ताप और ऊंचा वर्षा। और जब ऊंचा ताप ऊंचा वर्षा रहेगा तो जो वनस्पतियां रहेंगी ये एवरग्रीन रहेंगी, सदाबहार वन रहते हैं, तो यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यही जो विषुवत रेखीय क्षेत्र के वन होते हैं इन्हीं को वहाँ स्थानीय भाषा में इनको हम सेल्वा कहते हैं। किसी किसी किताब में सेल्वा से लिखा रहता है। तो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सेल्वा किसे कहते हैं। तो सेल्वा आपका एक ऐसा वन है जो आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं स्थानीय स्तर पे, उन वनों को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्वा कहते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी घास के मैदान का भी नाम आएगा, जो आपके अलग अलग देशों में उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे घास के मैदान अगर हम ब्राज़ील में आते हैं तो उन्हें कंपास कहते हैं, अर्जेंटीना में जाते हैं तो पंपास कहते हैं, अगर हम वेनेजुएला में जाते हैं तो उनको लानोस कहते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लानोस क्या है, कंपास क्या है, पंपास क्या है। तो इनको भी हम लोग ध्यान देंगे कि किन किन देशों में इन्हें किन किन नाम से पुकारा जाता है। ऐसा ही एक प्रश्न और बनता है ब्राज़ील में ही कि कटिंगा क्षेत्र। तो कटिंगा वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं, और ये जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं ये आपका जो ब्राज़ील का क्षेत्र है, ब्राज़ील है, पराग्वे है। तो ये ब्राज़ील, पराग्वे, बोलीविया का जो यहाँ का क्षेत्र होता है जिसे ला प्लांटा क्षेत्र कहते हैं, इन क्षेत्र में भी और अमेजन की तरफ भी जो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं उन कटीली झाड़ियों को हम क्या कहते हैं, कटिंगा नाम से जानते हैं। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है कि कटिंगा कहाँ पाया, ये झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इन वनों में क्या है कि यहाँ पे ये जो आपके अमेजन नदी है, इस अमेजन नदी में इसकी सहायक नदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इनकी सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो नक्शे में एक बार उनका भी अध्ययन हम लोग कर लेंगे कि सहायक नदियों का कौन कौन सा ऐसी सहायक नदियाँ हैं। जैसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर, तो ये कौन कौन से, जैसे ब्राको हो गया, चैप्रा हो गया, टेलीज है, पुरुष है, नेग्रो है, पुतुमाओ है, गुआवियरो है। तो इनको एक बार नक्शे में आप देख लीजिए, क्योंकि ये सारा जो आपका सहायक नदियों का क्षेत्र है या सहायक नदियाँ जो हैं ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में कभी कभी इनका क्रम भी पूछा गया है एक आध एग्जाम वगैरह में। तो इनको भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ से ये हमारे प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। ब्राज़ील में जब खेती के मामले में आते हैं तो यहाँ टेरारोसा नाम की एक मिट्टी मिलती है। टेरारोसा मिट्टी जो होती है ये आपकी जो है कहवा और गन्ने के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है टेरारोसा मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील में, जहाँ पे कहवा की खेती होती है। इस मिट्टी में कहवा की खेती बहुत अच्छी होती है। तो टेरारोसा मिट्टी से भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो इनको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ जो कहवा के बड़े बड़े बागान होते हैं इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। कि कहवा के जो बड़े बड़े बागान होते हैं इनको हम लोग फजेंडा कहते हैं। तो फजेंडा क्या है ये पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन कहवा से खाली फजेंडा तक के क्वेश्चन सीमित नहीं रहे हैं, इसमें साओ पोलो से पूछा है, क्योंकि साओ पोलो यहाँ पर एक जगह है जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि साओ पोलो ये किस लिए फेमस है, पूरी दुनिया में इसे कहते हैं कहवा की सबसे बड़ी मंडी है। और यहीं पर एक पत्तन है जिसका नाम है सेंटोस। सेंटोस पत्तन जो है पूरी दुनिया में इसे कहते हैं कि ये काफ़ी के बंदरगाह के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में काफ़ी का निर्यात किया जाता है। तो इस वजह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे एक जगह है सेंटोस और साओ पोलो के बीच में एक रेल मार्ग है। तो सेंटोस साओ पोलो के बीच में जो रेल मार्ग है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम काफ़ी रेल मार्ग के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी का निर्यात आयात बहुत ज़्यादा होता है। आयात नहीं होता, निर्यात होता है। तो काफ़ी का जो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको किस नाम से जाना गया है, इसे हम लोग काफ़ी रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। ये सेंटोस और साओ पोलो के बीच में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि काफ़ी रेल मार्ग किसके बीच है, तो सेंटोस और साओ पोलो के बीच में है। इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे गन्ने की ज़बरदस्त खेती होती है, और वैसे भी चीनी के उत्पादन में पूरी दुनिया में ब्राज़ील आपका जाना जाता है। यहाँ का जो गन्ना होता है मोटा होता है, प्रति हेक्टेयर पैदावार भी ज़्यादा होती है, रसीला होता है, चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पूछता है यहाँ पे कि रेसिफ ये क्या है, तो रेसिफ यहाँ का एक बंदरगाह है जहाँ से जो है सबसे बड़ा चीनी का निर्यातक बंदरगाह है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपका ये रेसिफ क्या है, ये चीनी का सबसे बड़ा आपका निर्यात करने का बंदरगाह है। तो इस बंदरगाह को भी नक्शे में देखिए, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी जब हमने बोला कि ला प्लांटा क्षेत्र, तो ला प्लांटा क्षेत्र से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको भी हम लोग शास्त्रीय निगाह से एक बार देख ही लेते हैं। ला प्लांटा वो अपने नक्शे में उसको नक्शा खोल के बैठिए और जरा उसको देखिए कि कहाँ कहाँ से ला प्लांटा क्षेत्र कौन कौन सा एरिया है जो उसको छूता है। तो जो पराना पराग्वे नदियाँ हैं, तो पराना पराग्वे का क्षेत्र देख लीजिए।
जो उरुग्वे है, उरुग्वे का क्षेत्र देख लीजिए, और जो इनकी सहायक नदियां हैं, तो पराना, पराग्वे, उरुग्वे, इनकी सहायक नदियों, ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं इसी को लाप्लांटा क्षेत्र कहते हैं। तो इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी देखिएगा कि लाप्लांटा क्षेत्र किसे कहते हैं। ब्राज़ील में ही जब हम आते हैं तो ब्राज़ील में जब लाओ एस के मामले में आते हैं, और इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अक्सर आपके एग्जाम में आता है मिनास गिरास का नाम लेता है, अमापा का नाम लेता है, इताविरा का नाम लेता है। तो आखिर ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो मिनास गिरास जो है ये लाओ एस का बहुत बड़ा, यहाँ पे मिनास गिरास में उच्च कोटि का लाओ एस और अब्रक मिलता है। तो उच्च कोटि का जो लॉ एस और अब्रक मिलता है, तो इस वजह से मिनास गिरास जो है काफ़ी फेमस स्थान है। और यहाँ पे इताविरा एक खान है जो लॉ एस का प्रमुख केंद्र है। तो इससे भी क्वेश्चन आपके इताविरा खान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको भी हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अमापा की खान जो है ये भी आपके ब्राज़ील में मिलता है, जो विश्व में सबसे बड़ी आपकी मैग्नीज की खान है, तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। तो ये ब्राज़ील से एक मोटा मोटा क्वेश्चन आपका ऐसा है जो हम देखते हैं, तो इनको भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वो है आपका वेनेजुएला। और जब हम लोग वेनेजुएला को देखते हैं तो वेनेजुएला से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बनता है कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है। तो इस समय पिछले कुछ सालों से वेनेजुएला जो है पूरे दुनिया में पेट्रोल के भंडार के मामले में ये नंबर 1 पर रहा है। तो सबसे पहले तो इसका क्षेत्र पूछता है कि वेनेजुएला में पेट्रोलियम के भंडार का क्षेत्र वह कहाँ है। तो वो एक आपका ओरोनिको की घाटी है, और मराकाइबो झील जहाँ है वहाँ मराकाइबो बेसिन जो क्षेत्र है, तो ये 2 क्षेत्र वहाँ विशेष रूप से पूछे जाते हैं। एक आपका ओरोनिको की घाटी जो आपके वेनेजुएला में आते हैं, तो यहाँ ओरोनिको की एक नदी है, और यहीं पर एक मराकाइबो बेसिन है। आप नक्शा खोलेंगे तो वेनेजुएला के ठीक उत्तर में जाइएगा, और उत्तर में जाने पर वहाँ आपको एक मराकाइबो झील मिलेगी, और मराकाइबो झील में ही जो है उसके आसपास का जो मराकाइबो बेसिन है वहाँ पे आपका बहुत बड़ा पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। और पूरे वेनेजुएला का लगभग 70% तेल का भंडार इसी क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे जो ओरोनिको नदी है, ओरोनिको से एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ओरोनिको की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरो नदी। तो कैरो नदी पे आपका एंजल जलप्रपात मिलता है। तो ये एंजल जलप्रपात आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि ओरोनिको की सहायक जो कैरो नदी पर ये एंजल जलप्रपात है, ये एंजल जलप्रपात करके पूछा किस देश में भी है, और प्रश्न ये भी पूछा गया है कि एंजल जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है। तो ऑप्शन ओरोनिको और कैरो दोनों दिया रहता है। तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप कैरो को लगाएंगे, नहीं तो अगर कैरो नदी नहीं दिया है तो आप इसे लगाएंगे, ओरोनिको को लगाएंगे। लेकिन कैरो सहायक किसकी है, ये ओरोनिको की सहायक है। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। बाद में इसे कहते हैं कि इसे अगर हम पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हम तेल उत्पादक क्षेत्रों को देखें एक बार सरसरी निगाह से, तो ये कुछ देश हैं जैसे वेनेजुएला है, त्रिनिदाद टोबैगो है, ओरोनिको है, कोलंबिया है। कोलंबिया का एक क्षेत्र है मैग्डेलिना घाटी, यहाँ पे भी तेल का उत्पादन किया जाता है। और अर्जेंटीना का एक क्षेत्र है कोमोरेडो ओरान, तो इसको भी ध्यान में रखे रहिएगा। हालांकि ये कभी ऐसा मैग्डेलिना तो एक बार पूछा भी हुआ प्रश्न है, लेकिन कोमोरेडो ओरान तो पूछा नहीं है। लेकिन ये है कि कंपटीशन का कोई सिर पैर नहीं होता है, क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ लिया जाए इसका कोई निश्चित जगह नहीं होती है। तो एक बार निगाह में इसको गुजार लीजिए, अगर आता है तो ध्यान में रखे रहिएगा। तो ऐसे ही जो अगला देश हम देखते हैं वो आपका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। सबसे पहले तो अर्जेंटीना की राजधानी जो ब्यूनस आयर्स है, यही प्रश्न बनता है। अर्जेंटीना जो आपका क्षेत्र है यहाँ पे स्टेंसियास जो है पशुओं के बड़े बड़े फार्म पाए जाते हैं, क्योंकि जो आपका अर्जेंटीना का क्षेत्र है यहाँ पंपास क्षेत्र पाया जाता है। और जो पंपास क्षेत्र है ये घास का क्षेत्र है, और जहाँ भी घास का क्षेत्र होता है वहाँ पे पशुपालन होते हैं। और जब पशुपालन होगा तो वहाँ पे मांस उद्योग, दुग्ध उत्पादन होगा, डेयरी उद्योग वहाँ पे पनपेगा। तो स्वाभाविक है यहाँ पर कि अगर जो है यहाँ पे पशु पाले जा रहे हैं तो पशुओं के बड़े बड़े फार्म भी मिलेंगे। तो जब बड़े बड़े फार्म मिलते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टेंसियास कहते हैं। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया। जब अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर हम आते हैं तो यहाँ अर्जेंटीना ब्राजील की सीमा पर आपका एक इगुआकू जलप्रपात है, इस पर भी आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। इगुआकू जलप्रपात ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। पुनः जब हम आते हैं तो यहीं पर आपका अर्जेंटीना से अगर हम इसकी जलवायु से क्वेश्चन ले और कृषि से क्वेश्चन ले, तो एक बार पुनः इसकी कृषि पर आता हूँ। तो ये जो क्षेत्र है आपका अर्जेंटीना का क्षेत्र, मोस्टली इसका अधिकतर हिस्सा जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। और शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है तो इन क्षेत्रों में इसे कहते हैं गेहूं की पैदावार जबरदस्त रूप से होती है। और गेहूं की यहाँ पे अर्धचंद्राकार पेटी पाई जाती है। उस अर्धचंद्राकार पेटी में ही बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है गेहूं की पैदावार होती है। और पूरी दुनिया में जो है अर्जेंटीना गेहूं के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ की जलवायु है वो आपका शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहीं से आपके अर्जेंटीना के उत्तर से एक प्रश्न पूछा जाता है, कहता है ग्रैंड चाको का मैदान किसे कहते हैं।
तो जब ग्रैंड चैको का मैदान कहते हैं तो ये अर्जेंटीना के आपके जो अर्जेंटीना का उत्तरी क्षेत्र है और पराग्वे का जो पश्चिमी हिस्सा है, इसकी जो पूरा क्षेत्र मिलाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड चैको कहते हैं। तो ग्रैंड चैको जो है ये अर्जेंटीना और पराग्वे का सीमा पर स्थित एक क्षेत्र है जो निम्न भूमि का क्षेत्र है, और निम्न भूमि का क्षेत्र है ये दलदली क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे कि निम्न भूमि का क्षेत्र है ये, यहाँ घास की भूमि भी पाई जाती है, तो इस वजह से इसे कहते हैं ग्रैंड चैको थोड़ा सा फेमस है। यहीं पर आपके अर्जेंटीना के पास जब आते हैं तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर यहाँ पे एक आपका मरुस्थल पाया जाता है। तो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे जो मरुस्थल है उसका नाम है अटाकामा। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अटाकामा से क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछता है। पहला तो ये कि ये किस सीमा पर है अटाकामा, तो चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है। दूसरा एक कैसा मरुस्थल है, ये उष्ण मरुस्थल है, क्योंकि पूछता है ये शुष्क मरुस्थल है या उष्ण मरुस्थल है, तो आप इसे उष्ण मरुस्थल कहेंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका अटाकामा मरुस्थल है ये कि इसके यहाँ पे कौन सा तत्व ज्यादा मिलता है, यहाँ पे नाइट्रेट बहुत मिलता है। तो नाइट्रेट से क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जेंटीना के पास जो है कौन सा, ये चिली के पास नाइट्रेट का उत्पादन जबरदस्त होता है, और वहीं पर आपका अटाकामा मरुस्थल है तो अटाकामा मरुस्थल के पास नाइट्रेट का उत्पादन जबरदस्त रूप से होता है। ये प्रश्न आपका इसमें रिपीट किया गया है। इसको फिर जिसे कहते हैं कि यहाँ पे एक अल्फाफा घास मिलती है जो आपका अर्जेंटीना का क्षेत्र है, उरुग्वे का क्षेत्र है और आपका ब्राजील का है। जो ये हिस्सा आपका है अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, तो इस वाले बेल्ट में एक अल्फाफा घास मिलती है। ये जो अल्फाफा घास होती है इसकी एक विशेष पहचान क्यों है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो पोषक तत्वों से भरपूर होने की वजह से ये आपका पंपास वाले क्षेत्र में ये अल्फाफा घास मिलती है। तो अल्फाफा घास को लूसर्न भी कहते हैं। तो हो सकता है कि अल्फाफा ना पूछ के आपसे लूसर्न पूछ ले, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये लूसर्न ये क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर घास है, इस वजह से भी इसका विशेष महत्व है। बाद में इसी अगला देश जो हम लेते हैं, अब जो बाकी देश हैं वहां से आपके एक दो प्रश्न आते हैं। तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, इस पे बहुत कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पूछता है और सीधे उत्तर रहता है। अच्छा, क्वेश्चन भी ऐसा है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो अगर पूछे गए हैं तो उनको अगर हम रिपीट कर लेते हैं, मतलब रिवीजन कर लेते हैं उनको हम, तो रिवीजन करके हम आसानी से एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वन लाइन क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे पेरू और बोलिविया की जब सीमा पे आते हैं, तो पेरू बोलिविया की सीमा पर यहाँ टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील की सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे ऊंचा नौगम्य क्षेत्र है। कि पूछता है एग्जाम में कि सबसे ऊपर नौगम्य झील कौन सी है, तो टिटिकाका झील है। ये आपके बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे आता है। बोलिविया से और पराग्वे से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि ये के दोनों देश जो हैं ये लैंड लॉक देश हैं, इनके चारों ओर स्थल से, क्योंकि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में, पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यदि आप आते हैं तो केवल बोलिविया और ये आपका पराग्वे, ये दो देश ही केवल ऐसे हैं जो चारों ओर स्थल से घिरे हुए हैं, मतलब लैंड लॉक कंट्रीज हैं। नहीं तो सारे देशों की सीमाएं जो है जलीय भाग से लगी हुई हैं। जब देशों की सीमाओं से हम आते हैं तो एक प्रश्न यहाँ पे सबसे जो अहम बनता है, एकदम उत्तर की ओर आते हैं। यहाँ फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गयाना और वेनेजुएला है। इनका पूरब से पश्चिम क्रम पूछता है, तो पूरब से पश्चिम क्रम को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन उसी प्रकार है जैसे हम जो अफ्रीका महाद्वीप में जाते हैं, और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे जो है आइवरी कोस्ट, घाना और लाइबेरिया और सियरा लियोन, इनसे भी कहता है पूरब से पश्चिम क्रम बताने के लिए। उसी प्रकार का ये भी एक प्रश्न है जहाँ पे पूरब से पश्चिम क्रम बताने के कहता है, तो इसको भी ध्यान देंगे। और जितने भी ये देश हैं वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, चिली है, इनकी राजधानियां विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। यहीं पर इक्वाडोर के पास जब आते हैं, इक्वाडोर की राजधानी आपका क्योटो है, और इक्वाडोर के जब हम पश्चिम में आते हैं तो गालापागोस एक द्वीप समूह है जो आपके दक्षिण प्रशांत महासागर में है। मतलब ये दक्षिण प्रशांत महासागर क्या, ये इक्वेटर लाइन जो है भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा पर ही स्थित है, मतलब उसी के दक्षिण में ही है। तो आप चाहे भूमध्य रेखा के आसपास बोल सकते हैं या दक्षिण में बोल सकते हैं, लेकिन जो इसका लोकेशन आता है इक्वाडोर के पश्चिम में गालापागोस आपका द्वीप समूह है। तो इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पे एक आपका ग्वायाकिल की खाड़ी है, तो ग्वायाकिल की खाड़ी को भी इक्वाडोर के पश्चिम में आप आएंगे तो इक्वाडोर के पश्चिम में हल्का सा अटलांटिक महासागर, ये जो आपका प्रशांत महासागर का जल है वो अंदर तक घुसा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग ग्वायाकिल की खाड़ी कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जब बोलिविया पे हम आते हैं तो बोलिविया में इसकी राजधानी लापाज है, इससे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बोलिविया से सबसे अहम क्वेश्चन है कि पोपो झील कहाँ है।
पोपो झील आपके बोलिविया में ही है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पठार पर स्थित एक झील है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी हम ध्यान देंगे। तो ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में रिपीट हैं। यहीं से आपके जब कोलंबिया में हम आते हैं तो कोलंबिया की राजधानी आपकी बगोटा है। अब कोलंबिया की राजधानी जो बगोटा है, इस बगोटा कोलंबिया से जो क्वेश्चन बनता है, पहली बात तो कोलंबिया में जो कहवा के बागान होते हैं उनको हम फिनका कहते हैं। जैसे ब्राजील में कहवा के बागान को हम फजेंडा कहते हैं, ऐसे कोलंबिया में कहवा के बागान को हम क्या कहते हैं, फिनका। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर यहीं बगल में बोलिविया के हम दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पे पराग्वे है और पराग्वे के नीचे हम आते हैं तो उरुग्वे है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। मोंटेवीडियो जो है ये उरुग्वे की राजधानी है। तो उरुग्वे में एक प्रश्न बनता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे नगरीकृत अर्बनाइज कंट्रीज कौन सा है। तो सबसे अर्बनाइज कंट्री जो है, नगरीकृत जो आपका देश है वो उरुग्वे है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पुनः जिसे कहते हैं, अगर हम चिली की ओर आते हैं तो चिली को आप 3 भागों में बांटिएगा, उत्तरी चिली, मध्य चिली, दक्षिण चिली। तो जो उत्तरी चिली है ये शुष्क क्षेत्र है, लेकिन जो मध्य चिली है, मध्य चिली में भूमध्यसागरीय जलवायु मिलती है, ये प्रश्न पूछा गया है। और जो दक्षिण चिली है यहाँ साल भर वर्षा होती है, यहाँ भी। तो ये पूरे आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक आपकी भूमध्य रेखा के पास पूरे साल वर्षा होती है या तो दक्षिण चिली में पूरे साल वर्षा होती है। ये दोनों प्रश्न आपके रिपीट क्वेश्चन हैं। कथन कारण में चिली के बारे में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं, इनको भी हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, यही चिली पे एक चिकवी कमाटा की खान है, ये तांबे की बहुत बड़ी खान है। तो चिकवी कमाटा आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, इस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। और जो उरुग्वे देश हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया है, उरुग्वे का महत्व पशुपालन की वजह से विशेष रूप से है, क्योंकि उरुग्वे जो आपका क्षेत्र है, ये उरुग्वे का क्षेत्र जो है, ये यहाँ का 83% क्षेत्र आज भी चारागाह के रूप में है। तो बहुत बड़ी मात्रा में जिसे कहते हैं यहाँ पे पशुपालन होता है, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा। और बोलिविया जो है, जो आपका ऊपर है, जिसकी राजधानी लापाज है, बोलिविया पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा टेन उत्पादक क्षेत्र है। आज भी यहाँ के निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 70% हिस्सा इसका टेन कवर करता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे कुछ हर देश से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अर्जेंटीना के एकदम नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे आपका जो है हॉर्न आंतरिक है, यहाँ से क्वेश्चन बना गया है। हॉर्न आंतरिक के बाद यहीं पे आप जस्ट ऊपर आते हैं, मैगलन जल संधि है, इससे भी क्वेश्चन बना गया है, इससे भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है आपके सारे इनके जो है सीमा रेखा के आसपास से भी क्वेश्चन बनता है। एक बात यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि कभी कभी आपके एग्जाम पूछता है कि मध्य अमेरिका या केंद्रीय अमेरिका, मध्य अमेरिका या केंद्रीय अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। तो जो मध्य अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, तो जो आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो बीच का देश है, इसमें आपके 7 देश आते हैं, जिसमें आपका वेलीज है, आपका जो है ग्वाटेमाला है, अल साल्वाडोर है, निकारागुआ है, होंडुरास है, कोस्टारिका है, पनामा है। तो ये आपके 7 देश हैं जो आपके बीच में पड़ते हैं। क्योंकि जो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे आंग्ल अमेरिका कहते हैं। और जो दक्षिण अमेरिका आपका है, इसे हम लोग लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो लैटिन अमेरिका में ये आपके मध्य अमेरिका के देश भी इसमें आ जाते हैं। तो ये सब जिसे कहते हैं कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 1 लाइन क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए इस पे सीधे क्वेश्चन पूछता है, सीधे आंसर रहता है। कथन कारक क्वेश्चन यहाँ पे कम बनते हैं, तो अगर उनको हम ध्यान दे लें तो हम अपना एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं, खासतौर से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ पे एक बात और जान जाइए कि एक पूछता है मोन्टाना चीज कि मोन्टाना क्षेत्र क्या है। तो जो आपका रॉकीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला का जो पूर्वी ढाल होता है उसी को मोन्टाना क्षेत्र कहते हैं। तो ये मोन्टाना भी क्षेत्र, इसको ध्यान रखिएगा। और एक यहाँ पे इक्वेडोर जो है, एक चीज बताना भूल गया हूँ कि इक्वेडोर जो है केले के उत्पादन के लिए काफी फेमस है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका जो अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये आपका एक बहुत ही कम समय में आपको एक बड़ी चीज जानकारी आपको दी गई है। तो यहाँ पे एक बात और जानी, रियो डी जेनेरो में आपका कोई क्वानापुलिन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये छोटे से समय में आपको जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में एक जानकारी दी गई है, जो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।